नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर है भरतपुर से। भरतपुर में पुजारी को धमकी देने का मामला, इसमें अब खुलासा हुआ है। मंदिर के पहले पुजारी ने ही ये धमकी दी थी। पुजारी मनोज शास्त्री और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुजारी मनोज शास्त्री और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया गया है धमकी देने के मामले में। कॉलेज प्रशासन ने पुजारी को हटा दिया था। पुजारी मनोज शास्त्री को अब गिरफ्तार किया है। ये तस्वीरें गिरफ्तारी के वक्त की। कॉलेज प्रशासन ने इस पुजारी को हटा दिया था। इसके बाद नया पुजारी आया और इस पुराने पुजारी ने नए पुजारी को धमकी दे डाली। भरतपुर से दीपक पुरी मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, क्या था ये मामला? क्यों इसने धमकी दी? पुजारी ने कोई इसने चिट्ठी भी चस्पा की थी मंदिर के बाहर? क्या कह रहा है अभी ये? देखिए सुमित, इस पूरे मामले का जो मंदिर के जो पुजारी हैं उनको धमकी देने के मामले में पूरे पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह ने पूरे मामले का खुलासा किया है। और जो पहले मंदिर पर पुजारी रहता था मनोज शास्त्री, उसको और उसकी पत्नी को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है। जब उससे पुलिस ने पूछताछ की तो उन्होंने बताया था कि कॉलेज प्रशासन ने जब उसको वहां से हटा दिया था और दूसरा पुजारी लगा दिया था तो वह पूरी तरह से बेरोजगार हो गया था और उसी को लेकर के वो खफा था। और उसने जो पत्र था वो चस्पा किया था और उसने एक बात और कबूली है कि वो पत्र जो है वो आप खुद लिखता तो उसे लोग पहचान लेते कि ये पुजारी ने लिखा है। इसलिए उस पत्र को उसने अपनी पत्नी से लिखवाया था और करीब सुबह 4:30 बजे के लगभग उसने जाकर के मंदिर पे वो पहले पुजारी रहा था तो उसे जगह वगैरह सब पता था कि कहाँ पुजारी बैठता है और कहाँ इसको चिपकाना चाहिए, तो वहां पर जाकर के ये चस्पा किया था। इस पूरे मामले में जो आसपास के सीसीटीवी फुटेज लगे थे उनको पुलिस ने खंगाला और जो आरोपी पुजारी है मनोज शास्त्री, उसे और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया है। पत्नी को जो है न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है और पुजारी जो है उससे अभी पूछताछ जो है पुलिस द्वारा की जा रही है। पूरे मामले का खुलासा मथुरा के थाना पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए ये पुजारी और उसकी पत्नी है उसको गिरफ्तार किया। फिलहाल पुजारी से जो है पूछताछ की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से उदयपुर की घटना का इसमें जिक्र किया गया था उसके बाद मामला सनसनीखेज बना तो पुलिस को भी कहीं ना कहीं ये था कि कोई और मामला तो नहीं है, तो हर एक पहलू से इसमें जांच की गई थी। जो भी संदिग्ध लोग थे उन सभी से पूछताछ की गई थी, लेकिन मामला ये निकला कि जो पहले वाला पुजारी था उसने खफा होकर के जो अभी फिलहाल में पुजारी लगा हुआ है उसको ये पत्र चिपका करके धमकी दी थी, जिसका पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह ने पूरे मामले का खुलासा किया है। जी सुमित, ऐसे मामले अब काफी आ रहे हैं राजस्थान से। उदयपुर की घटना को आधार बनाते हुए, उदयपुर की घटना का उदाहरण देते हुए लोग धमकियां दे रहे हैं। ये मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दीपक, राजस्थान में एक तो इन मामलों को लेकर अब पुलिस कितनी संजीदा है, किस तरह? क्योंकि पिछले दिनों हमने खबर सुनी थी एक व्यक्ति को धमकी मिली, वो पुलिस थाने गया, उसकी एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई थी। कितनी संजीदा पुलिस इन मामलों को लेकर नजर आ रही है और इस पुजारी तक क्या सीसीटीवी के जरिए ही पहुंचा गया? देखिए बिल्कुल सुमित, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है क्योंकि उदयपुर की जो घटना है वो एक जघन्य अपराध थी और उसी को उस घटना को लेकर के भयभीत करने के लिए लोगों को उसका उदाहरण दिया जाता है और अमूमन ऐसे जो मामले हैं वो देखने को मिलते हैं, पूरे राजस्थान में देखने को मिल रहे हैं। और पुलिस भी कहीं ना कहीं पहले तो इसमें जो है लापरवाह थी, लेकिन अब जैसे ही पुलिस को ऐसे मामलों की सूचना मिलती है तो पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है, क्योंकि उदयपुर की घटना से जोड़ा जाता है तो लोगों में आक्रोश देखा जाता है और उसी को लेकर के इस घटना को भी पुलिस ने जल्द जो है खुलासा किया है। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी जो कैमरे लगे हुए थे उनके जरिए ही आरोपी तक पुलिस पहुंची है और पुलिस ने दोनों जो पति पत्नी है आरोपी उनको गिरफ्तार किया है। सीसीटीवी फुटेज मंदिर में नहीं लगे थे, लेकिन जो कॉलेज कैंपस था उसका जो मुख्य द्वार था वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे थे, तो वहां से ये जो पुजारी था, आरोपी पुजारी जिसने ये धमकी भरा पत्र जो है चिपकाया था, वो साइकिल से वहां से गुजर रहा था करीब 4:30 बजे। तो उसी को आधार पर जो पुलिस ने उससे पूछताछ की तो फिर उसने जो पूरा मामला है, वारदात है, वो कबूली है कि ये घटनाक्रम उसने अंजाम दिया और उसका साथ था वो उसकी पत्नी ने भी दिया। और ये जो पूरा मामला है ये उसने कहा कि मैं पूरी तरह से बेरोजगार हो गया था मंदिर से जब मुझे हटा दिया गया था, उसको लेकर के ये जो है घटना को अंजाम दिया। जी ठीक है, शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए। तो मंदिर के पहले पुजारी ने ही ये धमकी दी थी, इसका खुलासा हो गया है। पुजारी को धमकी देने वाला पुजारी और उसकी पत्नी गिरफ्तार। और एक और बड़ी खबर है, धमकियों का सिलसिला अब लगातार शुरू हो गया है। उदयपुर में, भीलवाड़ा में, भरतपुर में, तमाम जगहों से ऐसी खबरें आ रही हैं। अब जयपुर में भी धमकी दी गई। किसे? सुनिए। पाकिस्तान से धमकी आई है।
सुखदेव सिंह गोगामेडी को यह धमकी दी गई है। फोन पर जान से मारने की धमकी सुखदेव सिंह गोगामेडी को दी गई है। पाकिस्तान के नंबरों से यह धमकी भरा कॉल आया है। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी को धमकी 2 दिन पहले यह धमकी भरा कॉल आया था और सुखदेव सिंह गोगामेडी ने बताया पाकिस्तान के नंबरों से कॉल आया था। पाकिस्तान का झंडा जलाकर अब करनी सैनिकों ने इसका विरोध जताया। धमकियों का सिलसिला बदस्तूर जारी। राजस्थान में अलग अलग जगह से इस तरह की खबरें अब आम हो गई हैं। भरतपुर, उदयपुर और अब जयपुर में सुखदेव सिंह गोगामेडी को धमकी। में से कॉल आई तो मैंने उठा करके सुनने की कोशिश की तो उसने फोक्स गालियां देनी शुरू की। तो मैंने मेरा दूसरा मोबाइल ऑन करके उसके ऊपर रख लिया और बात करता रहा और रिकॉर्डिंग पूरी मैंने उसकी की। रिकॉर्डिंग के अंदर उसने कहा, शुरू में ही बैठते ही पहले उसने ये कहा कि ये तेरी करनी सेना बंद कर दे, नहीं तेरे को जान से मार देंगे। फिर रिकॉर्डिंग शुरू करी मैंने। रिकॉर्डिंग शुरू करते ही कहा कल तो तेरे को खत्म ही कर देंगे, और फोक्स गालियां जिनका मैं यहाँ वर्णन नहीं कर सकता आप सबके सामने। ऑल इंडिया लीगल सर्विसेज मीट का समापन जयपुर के JECC सीतापुरा में JECC सभागार में सीतापुरा में समापन कार्यक्रम ये चल रहा है। ये सीधी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस संभाजी शिवाजी शिंदे जी से, ऑनरेबल चीफ जस्टिस हरियाणा हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान एंड पैट्रन इन चीफ राजस्थान स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, कि वो अपने एड्रेस के लिए, अपने संबोधन के लिए पधारें। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस संभाजी शिवाजी शिंदे। Honorable Justice, Honorable Mr. Justice U. Lalit, who is continuous source of inspiration for me from my practice days in the Supreme Court, and also I sought guidance many times whenever I had any difficulties working as a government advocate in the Supreme Court for State of Maharashtra. Honorable Justice Indira Banerjee, Supreme Court, Honorable Mr. Justice Ravindra Bhatt, Honorable Justice Narasimha, and Honorable Justice Dhulia, who are present here, who are present here in the morning session, who really have taken out the special time for this function. Justice Jha, Honorable Justice Jha, who is Chief Justice of the Punjab and Haryana High Court, Honorable Mr. Justice Bindal, Chief Justice of the Allahabad High Court, all Honorable Chief Justices who are present here for this meet, and my previous Chief Justice, Justice Dipankar Datta, who guided us for 2 years when we were working with him in ADM and as a part of collegium. My esteemed colleague, Justice Srivastav, who is really man in action for as a co-partner to this NALSA meet, who has done tireless efforts to make this meet successful. All other honorable judges who have come from the various high courts, the judges of the Rajasthan, my sister and brother judges of the Rajasthan High Court, without whose support and participation, this meet would not have been successful. Actually, we are co-chairer with NALSA, and our task was to ensure that this meet is happening in this pink city Jaipur and in Rajasthan,
And as all of you know that Rajasthan is known for the hospitality, and we wanted to ensure that no single lapse should be there on our part, which would give rise to say that the proper arrangements were not made. ब्रेक के बाद स्वागत है। बड़ी खबर है, माफ कीजिएगा, बड़ी खबर है इस वक्त की भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा में एक युवक को धमकी मिली है, जान से मारने की धमकी एक युवक को दी गई है। महफूज नाम के युवक पर धमकी देने का आरोप लगा है। धमकाने वाले ने फेसबुक पर लिखा है, एक की गर्दन कटी तो भी शांति से नहीं बैठोगे क्या। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। भीलवाड़ा से बड़ी खबर, युवक को मिली जान से मारने की धमकी। महफूज नाम का युवक बताया जा रहा है जिसे धमकी दी गई है। धमकाने वाले ने फेसबुक पर लिखा है, एक की गर्दन कटी तो भी शांति से नहीं बैठोगे क्या। महफूज नाम का युवक जिसने धमकी दी है, जिस पर आरोप लगा है, इसने भीलवाड़ा में एक युवक को धमकी दी है और कहा है कि एक की गर्दन काट दी है लेकिन फिर भी तुम शांत नहीं बैठ रहे हो। फेसबुक पर यह धमकी दी गई है। आसिंद थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच की जा रही है। और अजमेर विवादित नारे मामले की भी बात कर लेते हैं। पुलिस रिमांड पर गौहर चिश्ती से पूछताछ लगातार जारी है। पुलिस ने बरामद किए हैं गौहर से 3 मोबाइल और अलग अलग सोशल मीडिया ग्रुप में गौहर शामिल था। एनआईए टीम ने भी अब पड़ताल शुरू कर दी। एनआईए टीम ने जांच अधिकारी समेत एसपी से चर्चा की है। गौहर के स्थानीय संपर्क सूत्रों से भी पड़ताल की जा रही है। हालांकि एसपी एनआईए की मौजूदगी से इनकार कर रहे हैं। पुलिस रिमांड पर गौहर चिश्ती और गौहर चिश्ती से उगलवाए जा रहे हैं एक एक कर तमाम राज। पूछताछ गौहर चिश्ती से लगातार जारी। 3 मोबाइल इसके पास से बरामद किए हैं। एनआईए टीम ने भी पड़ताल शुरू कर दी है। एनआईए टीम ने जांच अधिकारी समेत एसपी से भी चर्चा की है। हालांकि एसपी ने एनआईए की मौजूदगी से इनकार किया है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को लागू करने की मांग को लेकर आज दौसा के खुर्रा गांव से जयपुर के लिए पैदल यात्रा रवाना हुई। ये पैदल यात्रा जैसे ही मंडावरी में मंत्री प्रसादी लाल मीणा के आवास पर पहुंची तो जमकर हंगामा हुआ। समाजसेवी राजेश्वरी मीणा के नेतृत्व में निकाली जा रही इस पैदल यात्रा के दौरान मंत्री प्रसादी लाल मीणा को ज्ञापन दिया गया। पैदल यात्रा के रूप में ज्ञापन देने पहुंचे लोगों के द्वारा मांग की जा रही थी कि वे ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाने के लिए संशोधित डीपीआर भिजवाएं। काफी देर तक जब पैदल यात्रा के रूप में पहुंचे लोग मंत्री से बहस करते रहे तो मंत्री जी ने आपा खो दिया और वो खड़े हो गए। इस दौरान उन्होंने समाजसेवी राजेश्वरी मीणा सहित ज्ञापन देने आए लोगों को बाहर निकालने की बात कही और पुलिसकर्मियों को बुला लिया। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने बिना महिला कांस्टेबल के ही ज्ञापन देने आई समाजसेवी महिला को मंत्री आवास से बाहर निकाल दिया। इस दौरान मंत्री प्रसादी लाल मीणा और समाजसेवी महिला के बीच जमकर नोकझोंक हुई और तीखी बहस भी हुई। और अब बात मुलाकात के दौर की। राजस्थान के धनखड़ जगदीप धनखड़ ने अमित शाह से आज मुलाकात की। अमित शाह के दिल्ली आवास पर ये मुलाकात हुई। उपराष्ट्रपति उम्मीदवार हैं जगदीश धनखड़ एनडीए की तरफ से। और ये देखिए, जब मुलाकात हुई, मुलाकात के बाद का ये तस्वीर, ये वीडियो जगदीप धनखड़ का स्वागत करते हुए अमित शाह के दिल्ली आवास पर ये मुलाकात हुई। उपराष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित होने के बाद अमित शाह से ये जगदीप धनखड़ की खास मुलाकात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दिल्ली आवास पर ये दोनों की मुलाकात। मुंह मीठा करवाया अमित शाह ने जगदीप धनखड़ का, शुभकामनाएं दी, बधाई दी और फिर ये चर्चा का दौर। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को देश के उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार चुना है।
बीजेपी की संसदीय बोर्ड की बैठक में एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में धनखड़ के नाम का ऐलान किया गया। राजस्थान के जगदीप धनखड़ को एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने के बाद बीजेपी के नेताओं ने धनखड़ को शुभकामनाएं दी हैं। वहीं जगदीप धनखड़ को एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने न्यूज 18 संवाददाता लखवीर सिंह शेखावत से बातचीत में कहा कि आज देश भर के आदिवासियों और किसानों में उत्साह की लहर है। एक किसान के बेटे को इतनी बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी में ही संभव है। ये देश के लिए बड़े गौरव और ऐतिहासिक क्षण है। एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के लिए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को प्रत्याशी बनाने के बाद राजस्थान सहित पूरे देश भर में खुशी की लहर है। इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़। राठौड़ साहब, राजस्थान के लिए आज बड़ा दिन है क्योंकि राजस्थान से ताल्लुक रखने वाले राज्यपाल जगदीप धनखड़ को प्रत्याशी बनाया एनडीए ने उपराष्ट्रपति। किस तरीके से देखते हैं? न केवल राजस्थान के लिए बल्कि समस्त भारत के किसानों के लिए और जो पिछड़ा वर्ग है उन सब के लिए खास तौर से एक बहुत बड़ी गर्व की बात है कि एक किसान पुत्र गांव से आने वाला, जिसने खुद अपने आप मेहनत करके राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में, इन सब में अच्छा काम करा, देश सेवा करी और गवर्नर बने और गवर्नर के बाद आज उन्हें अवसर मिल रहा है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद के लिए एक अवसर मिल रहा है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का और हमारी भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतना शानदार चयन करा। देखिए, एक तरफ आदिवासी, पहली आदिवासी महिला जिन्होंने अपनी सेवा करी पूरे जीवन भर इस देश की, उन्हें अवसर मिल रहा है, वो राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी हैं और उन्हीं के साथ साथ उपराष्ट्रपति पद के लिए एक किसान पुत्र जो गांव में किलोमीटर तक चल के जाते थे अपने स्कूल जाने के लिए, न जाने सैकड़ों नौजवानों के लिए आज एक भरोसा होगा, विश्वास होगा कि आज के नए भारत के अंदर मेरिट काउंट्स, देश सेवा काउंट्स, और ये आप मेहनत करेंगे तो आपके लिए दरवाजे खोलेंगे। हम सबको बहुत गर्व है आज धनखड़ साहब के लिए। और ये भी राजस्थान के लिए खास बात है कि पहले श्री भैरव सिंह जी शेखावत उपराष्ट्रपति रहे हुए हैं और अब फिर राजस्थान को मौका मिल रहा है। और एक तरह से तो आप देखें तो पार्लियामेंट के दोनों सदन के अंदर राजस्थान की एक प्रेजेंस रहेगी। राजस्थान के लिए बड़े गर्व की बात है। रीट की तैयारी करने वाली एक कोचिंग छात्रा ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका अनीता गोचर बूंदी के मोहनपुरा की निवासी थी और कोटा के महावीर नगर इलाके में मकान किराए पर लेकर पढ़ाई कर रही थी। अनीता ने अपने कमरे में पंखे से फांसी का फंदा लगाकर जान दे दी। आत्महत्या के कारणों की फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन कहा जा रहा है कि पढ़ाई को लेकर तनाव के चलते छात्रा ने आत्महत्या की है। फिलहाल महावीर नगर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। दूदू के मौजमाबाद थाना इलाके में गिदानी गांव के पास आगे चल रहे ट्रेलर को दूसरे ट्रेलर ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में ट्रेलर के खलासी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। साथ ही घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहाँ से उसे गंभीर हालत होने पर जयपुर रेफर किया गया। आगे चल रहे ट्रेलर के अचानक ब्रेक लगाने से यह हादसा होने की बात सामने आ रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। कोटा में महिला की ट्रेन से गिरकर मौत के मामले में पुलिस ने मुंबई में कार्यरत आरोपी पति बाबूलाल मीणा को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में मृतका के पिता ने पति पर धक्का देकर हत्या का आरोप लगाया था। परिजनों का आरोप था कि उनका दामाद अक्सर उनकी बेटी से मारपीट और लड़ाई झगड़े करता था।
सोने की चेन, 4 व्हीलर और लाखों की नकदी की डिमांड करता था। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और अब बात धौलपुर की, जहां शहर के सामान्य अस्पताल में एक बंदर के घुसाने से हड़कंप मच गया। अस्पताल में बंदर की भागम भाग चलती रही। कभी वो इस वार्ड जाता है तो कभी उस वार्ड, कभी खिड़की पर बैठ जाता तो कभी बरामदे में। बंदर जिस वार्ड में जाता वहां लोग इधर उधर देखते। ऐसे में अस्पताल में घुसे बंदर की सूचना जब पीएमओ तक पहुंची तो अस्पताल प्रशासन ने नगर पालिका को मामले की जानकारी दी, जिसके बाद नगर पालिका से कुछ कर्मचारी आए, जिन्होंने जैसे तैसे बंदर को एक बोरे में बंद किया और अपने साथ ले गए। कोटा में बारिश की वजह से शहर के भीतरी इलाकों की निचली बस्तियों में पानी भर गया है। लोगों के घरों में सीवरेज का पानी घुस रहा है, जिससे परेशान लोग यूआईटी अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। वहीं यूआईटी अधिकारियों का तर्क है कि बारिश के चलते रिवर फ्रंट से सटे इन इलाकों के लोगों को अपने मकान खाली करने के निर्देश दिए गए थे। प्रशासन की तरफ से दूसरी जगह भी उपलब्ध करवाई जा रही है, लेकिन कुछ लोग अभी भी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, जिसके कारण बारिश का पानी उनके घरों में घुस रहा है। कोचिंग नगरी में हालांकि बारिश के चलते कई इलाकों में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन शहर का जो भीतरी इलाका है फतेहगढ़ी, वहाँ बिना बारिश ही लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नाले का पानी पूरे आसपास के इलाकों में फैल गया और ये जो इलाका है यूँ कहा जा सकता है करीब 2 दर्जन से अधिक जो लोगों के मकान है वो पानी में डूब गए। तस्वीर में हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि ये तस्वीरें हैं, ये फतेहगढ़ी इलाका है और कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, आपसे जानना चाहते हैं किस तरह की समस्याएं है। आप का मकान इधर ही है? हाँ, मेरा मकान सामने है उगम। इस मकान में पानी भर गया उगम। 2 दिन से ये आई है समस्या। इसके पहले कोई समस्या नहीं थी और नाले के नीचे से पानी निकल रहा है श्रीमान। ऐसा प्रोजेक्ट हमने कहीं नहीं देखा। तो अब रहने में भी समस्या होती है? मैं बाहर सो रहा हूँ, ये भैया के पास रोड पे सो रहा हूँ, मैं जिनके खाना खा रहा हूँ। कुछ और लोगों से भी बातचीत करते हैं। आप बताइए ये समस्या कहाँ से है? बारिश तो यहाँ हुई नहीं। ये नाले से, ये नाला बना ना जब से ये क्या खामियां रही नाले में? नाला ये ऊंचा बना दिया, जबकि नीचे होना चाहिए नाला। उससे वो पानी बाहर आ रहा है नाले का और घरों में भर रहा है हमारे। शहर का ये भीतरी इलाका है। तस्वीर में हम आप देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ लोग पूरी तरह से डूब क्षेत्र में रह रहे हैं। यहाँ के जो ज़्यादातर मकान हैं ये डूबे हुए हैं। ऐसा लगता है जैसा कि बाढ़ का हालात यहाँ बने हुए हैं। हालांकि यहाँ बारिश के चलते इतनी परेशानियाँ नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बारिश से भी ज़्यादा बाढ़ जैसे हालात यहाँ नज़र आ रहे हैं। और कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। और अब बात कोटपुतली की, जहां मनोहरपुर दौसा हाईवे स्थित नेकावाला टोल प्लाजा पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। यहां अलवर शहर विधायक से टोल कर्मियों ने आई कार्ड मांगा तो विधायक के ड्राइवर ने टोल कर्मी को थप्पड़ जड़ दिया। ये पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद है। सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है कि विधायक का ड्राइवर टोल कर्मियों से बहस कर रहा है। इसी दौरान उसने टोल कर्मियों को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद उसकी गाड़ी से डंडा निकाला, लेकिन लोगों ने बीच बचाव कर मामला शांत किया। दरअसल विधायक संजय शर्मा जयपुर की ओर जा रहे थे। नेकावाला टोल प्लाजा पर टोल कर्मियों ने विधायक के ड्राइवर से विधायक का पहचान पत्र मांग लिया। इस पर विधायक ने पहचान पत्र दिखा दिया। बाद में ड्राइवर ने टोल मैनेजर को बुलाने की बात कही। इसे लेकर टोल कर्मियों और ड्राइवर में बहस हो गई। बहस के बाद टोल मैनेजर मौके पर पहुंचा और विधायक से माफी मांगते हुए उन्हें जाने का आग्रह किया। सूचना पर रायसर पुलिस मौके पर पहुंची और 3 टोल कर्मियों को हिरासत में लिया है। खबर धौलपुर से। धौलपुर में पुलिस ने बाल सुधार गृह से फरार 4 बाल अपचारियों को भागने के आरोप में वहां तैनात होमगार्ड के जवान को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस ने फरार चल रहे 2 बाल अपचारियों को भी दस्तयाब किया है। बता दें, होमगार्ड जवान ने ही बाल अपचारियों को संप्रेषण गृह की छत पर लगी जाली काटने के लिए औजार दिए थे। सीसीटीवी फुटेज में भी गतिविधि जो की गार्ड की वो संदिग्ध पाई गई थी। मामले में पुलिस पहले ही 2 बाल अपचारियों को दस्तयाब कर चुकी है।
12 जुलाई को राजकीय संप्रेषण एवं किशोर गृह से रात करीब 1:30 बजे सभी छत की जाली काटकर फरार हो गए थे। बीकानेर में शहरी और ग्रामीण केंद्रों पर बूस्टर डोज को लेकर लोगों की भीड़ उमड़ रही है। पीबीएम अस्पताल के जेनेटिक्स सेंटर में भी वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों की लंबी कतारें देखने को मिली। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर सरकार ने विशेष अभियान चलाकर 5 दिनों के लिए सभी सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर बूस्टर डोज को मुफ्त में मुहैया करवा रही है। पीबीएम अस्पताल के जेनेटिक्स सेंटर का जायजा लिया संवाददाता विक्रम जगरवाल ने। लंबे इंतजार के बाद अब एक बार फिर जो सरकारी सेंटर्स हैं उन पर आप देख पा रहे हैं कि कोरोना की वैक्सीन डोज लेने के लिए कतारें लगने लगी है, क्योंकि सरकार की तरफ से जो है वो सरकारी सेंटर्स पर मुफ्त में जो ये बूस्टर डोज है वो लगाई जा रही है। सरकार ने जो है वो 75 दिन तक इसे निःशुल्क किया गया है और इसमें 18 वर्ष से लेकर ऊपर तक की आयु वर्ग के लोगों को लेकर जो है वैक्सीनेशन किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं कि पूरा उत्साह है लोगों में और जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ आकर वैक्सीन लगवा रहे हैं, क्योंकि पहले कम लगाई जा रही थी सेंटर्स पे। कुछ लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं। जी मैम, सरकार ने अब जो है निःशुल्क बूस्टर डोज शुरू की है, कितना फ़ायदा होगा, आप क्या मानते हैं? सर फ़ायदा ही है, बीमारियाँ कम होगी। तो आप जो यहाँ बूस्टर डोज लगवाने आए हैं तो क्या आपने 2 डोज लगवा लिए पहले? कितना फ़ायदा होता है इससे? सर फ़ायदा होता है इससे और सभी को लगवानी चाहिए ये। तो देखिए, निश्चित रूप से लोग भी ये मान रहे हैं कि इससे फ़ायदा होगा और 75 दिन तक इसी तरह से जो सरकारी सेंटर्स हैं उन पर ये क्रम चलेगा। हमारे साथ यहाँ की इंचार्ज हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी मैम, किस तरह से इनको वैक्सीनेट किया जा रहा है और क्या क्या यहाँ पे किया जा रहा है? सर, वैक्सीनेशन के लिए इनको जो गोल्डन चांस अपने जो पीएम सर ने दिया है 75 डे आज़ादी का अमृत महोत्सव, तो 75 डेज़ के लिए एक युवा वर्ग के लिए एक गोल्डन पीरियड है कि वो फ्री ऑफ चार्ज, जहाँ बाकी 3 डिस्ट्रिक्ट्स में अब तक चार्जेबल जो लग रही थी प्रिकॉशन डोज, अपने यहाँ जो फ्री जो डोज हुए, युवा वर्ग को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग लेकर इस जो आज़ादी का अमृत महोत्सव जो 75 डेज का टाइम है इसका फ़ायदा उठाना चाहिए और आसपास के सब लोगों को मोटिवेट करना चाहिए, क्योंकि वेरिएंट से अलग अलग रूप में आता जा रहा है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी पहल है और हम कोशिश करते हैं लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करने की। उनको बोलते हैं कि अपने आसपास वालों को बताएं, मोहल्ले में बताएं, ताकि सब वैक्सीनेटेड हो सके और इसका लाभ उठा सके। धौलपुर में वन विभाग और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए रेत माफियाओं के द्वारा चोरी की बजरी स्टॉक नष्ट कर दिया है। बजरी माफियाओं के बढ़ते अपराधों की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया गया, जिसके तहत घड़ियाल प्रतिबंधित क्षेत्र चंबल नदी से चोरी की गई रेता बजरी के स्टॉक्स को नष्ट कर दिया गया। उदयपुर के झालरा इलाके में लुटेरे नकदी से भरा एटीएम लेकर भाग रहे थे। इसी दौरान लुटेरों का पुलिस से सामना हो गया, जिसके बाद लुटेरे एटीएम छोड़कर वहां से फरार हो गए। पुलिस ने एटीएम को अपने कब्जे में ले लिया। प्रारंभिक जांच में एटीएम में नकद सुरक्षित बताई गई है। उदयपुर में जिला मजिस्ट्रेट ने सभी थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू समाप्त करने के आदेश जारी कर दिए, जिसके बाद पुलिस जाब्ता ने सूरजपोल और घंटागढ़ थाना क्षेत्र के संवेदनशील इलाकों में देर रात पैदल मार्च किया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने दोनों ही समुदायों के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। साथ ही आने वाले त्योहारों को पहले की तरह शांति और सौहार्दपूर्ण मनाने के लिए कहा। उदयपुर में लगातार हो रही रुक रुक कर बारिश से नदी नालों में पानी की आवक शुरू हो गई है, जिससे नदी नाले उफान पर हैं। फतेह सागर में लगातार बढ़ते पानी के कारण मदार नहर में मछुआरों का जमावड़ा लग गया है। नाबालिग बच्चे भी यहां मछली पकड़ते देखे जा सकते हैं, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। यहां सैकड़ों की संख्या में लोग पानी देखने आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी यहां मौजूद है, लेकिन बच्चों को रोक नहीं रहे।
फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।